उम्मीद तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए इलेक्टेड हुकूमत कसूरवार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्ज़ाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद अगर कि ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम का भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलिए सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम हैं, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे जहाँ अग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहाँ लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं। मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। अग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूं तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उनके घर में कितने यूनिट बिजली जा रही है। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों को करना होता है वो तो रिवायतन कर ही लेंगे, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और पहले दिन से हमारी कोशिश रही कि मीटर लगाने के बाद सप्लाई में खराबी नहीं, सप्लाई में बेहतरी आनी चाहिए। लोगों को पहले बेहतर निज़ाम मिले, उसके बाद मीटर मिले। और पिछले साल सर्दियों के बाद, सर्दियों को लेके आप सबों ने देखा ना कि डिपार्टमेंट के तरफ से मुकम्मल कोशिश हुई कि बिजली के सप्लाई में कम से कम जो है कटौती हो, कम से कम सिस्टम जो है वो बंद रहे। इस दौरान जब फ्लड्स हुए पिछले महीने, उसमें भी डिपार्टमेंट की मुकम्मल कोशिश रही कि बिजली का सप्लाई जो है जल्द से जल्द दोबारा रिस्टोर हो। तो मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि जिनको क्रिटिसाइज करना है वो करें, मुझे उससे कोई घबराहट नहीं। मेरी यही कोशिश है कि लोगों को कम कीमत पे बेहतर सप्लाई बिजली का मिले और जो हमने अपने मंशूर में वादा किया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि दोनों 200 यूनिट जो है नापे जाएं और उसके बाद हम इस वादे को पूरा कर सकें। गरीबों को लेके हमारा ये तजुर्बा रहा है कि जो लोग ईमानदारी से अपने लोड का असेसमेंट कराते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनके बिजली के बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। बिजली का सप्लाई बेहतर होता है। और जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं उनको हम ये 200 यूनिट जो है पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिना मीटर के 200 यूनिट नहीं पहुंचेंगे। ये सारा जुड़ा हुआ है। बिलें कम हो, लोगों के ऊपर दबाव कम हो और बेहतर सप्लाई हो, यही हमारी कोशिश है और इस कोशिश में काफी हद तक जो है हम कामयाब हो गए हैं। Look, I won't comment on either of the two things. One, because there is no point getting into speculation. The only people who know what has been proposed in this are the members of the cabinet. And therefore to speculate about what is being slashed, what is being cut would not be correct at this point in time. The cabinet subcommittee's report has been accepted by the cabinet. The department has been asked to prepare a memo for cabinet's approval. This will then go to the Lieutenant Governor as all cabinet decisions go. And therefore for me now, before the memo has even reached the Lieutenant Governor, to start discussing the contents of that memo would be incorrect.
So that is one. Secondly, as far as the security of the Honorable Deputy Chief Minister is concerned, that is for the police to answer. How is it that for a year there was a threat and suddenly the threat has disappeared? On what basis was he given this level of security for 1 year and now that security taken away? I am not the Home Minister of Jammu and Kashmir. I do hope that in the not too distant future all those powers will be restored to us. But for now, this is a question perhaps on the 21st of October, Police Martyrs Day, when you're all at Zevan, the DG will be there. Please ask the DG to comment on the security, or when you meet the Lieutenant Governor, because he looks after security and law and order. There are certain difficulties in our way. We are committed to implementing our manifesto. We have made a start in a number of areas where we had made promises to the people. As I have said before, and I will continue to maintain, our manifesto was for 5 years. It was not a 6-month manifesto. It was not a 1-month manifesto, not a 1-year manifesto. We are committed to our manifesto, and inshallah, over time, we will fulfill it. And I think if the BJP, if that is the deal that is to be struck with the people, then the BJP should be honest. Because the BJP in its manifesto or in its promises to Parliament and to the Supreme Court never said that statehood is dependent on the BJP coming to power in Jammu and Kashmir. If that is the case, then I think the BJP should be honest. They should tell us that so long as there is a non-BJP government in Jammu and Kashmir, you will not get statehood. Then we'll decide what we want to do. But tying up with the BJP or an alliance with the BJP is out of the question. We've already seen how much that has destroyed Jammu and Kashmir. An unnecessary alliance between the PDP and the BJP was born in 2015. We are still suffering the after effects of that. I have no intention of repeating mistakes that other people have made. Look, it is a fact that the constraints of being a union territory and the artificially low number of ministers that we are allowed to induct does have its bearing in terms of areas and communities that can find representation within the government. That said, this belief that unless you're a minister you can't work for an area is incorrect. I am not the Chief Minister of Ganderbal. I am the Chief Minister of Jammu and Kashmir. Sakina is not the Minister for Noorabad. She is the Minister for Jammu and Kashmir. Javed is not the Minister for Rafiabad, nor for Baramulla district. He is for J&K. And all our work has been for the entire Jammu and Kashmir. Yes, there is still the possibility, even within the constraints that are placed on us of being a union territory, to have a few more ministers. It's something that I'm actively considering. Once the Rajya Sabha elections are behind us and the assembly session is behind us and we are done with the by-election, let's see what happens. I've had conversations with very senior lawyers, both in J&K as well as in Delhi, about the possibility of becoming a party to this case as Chief Minister of Jammu and Kashmir. Because I don't think anybody else understands the disadvantages that we are put to by being a union territory than I do. Because I'm the only person in the entire country with the experience of being both Chief Minister of a state and Chief Minister of a union territory. So this is something that is actively being discussed with a legal team, and based on their opinion, there is a possibility that as Chief Minister, I will make myself a party to this case. We appointed an Advocate General. We appointed one within days of coming to power. In fact, we asked the existing Advocate General to continue. He was stopped from attending work. Now, why he was stopped from attending work, I don't know. But he was categorically told not to attend office. So as of now, technically we have an Advocate General. The Advocate General just hasn't been allowed to work. Now, I believe, and this is where sort of the absence of clarity on our business rules
I believe that the authority to appoint an Advocate General is with the elected government. There are some who disagree. But we continue to press this case. We are also pressing for clarity on the business rules that were cleared by the cabinet in March of this year. Hopefully, when those go ahead, we will be able to address this. But the absence of an Advocate General is not good for us. He is the legal face of the government. We are probably the only state or territory in the country that doesn't have an Advocate General who attends court. It's only the AAG who does this. And even there, oftentimes I think the AAG is confused as to where he should take his instructions from. एक साल पहले जब पहला सेशन हुआ श्रीनगर में, हमने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को लेके असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया. वो रेजोल्यूशन हमने मरकज की हुकूमत को भेजा. वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है. उसको ना डिसमिस किया गया, ना रद्दी की टोकरी में फेंका गया. कभी ना कभी इस हुकूमत के साथ नहीं तो इसके बाद जो हुकूमत आती है उस हुकूमत के साथ वो बहस या बातचीत के लिए एक बुनियाद बनती है. हुआ जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे के बारे में, जहाँ तक स्टेटहुड के हवाले से हमने बात की, पहले कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड की बहाली का पहला रेजोल्यूशन वहाँ से पास हुआ. मैंने खुद दिल्ली जाके वज़ीर आज़म साहब के हाथ में डाला. हुआ वो वादा भी हमारा पूरा. लेकिन ये इल्ज़ाम बदकिस्मती से वो लोग लगाते हैं जो अपना सबसे बड़ा धोखा भूले नहीं. उन्होंने 2014 में वोट मांगे बीजेपी को बाहर रखने के लिए और फिर इलेक्शन के नतीजे आने के फौरन बाद बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया. अब उतना बड़ा धोखा करने वाले लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत है. इस बात के बावजूद कि इसमें भी बीच बीच में हमें ताने मिलते हैं कि आप लोग टूरिज्म प्रमोशन इतना क्यों कर रहे हो. हमें मालूम है कि लाखों लोगों के घर इससे चलते हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा टूरिज्म जो है उस मुकाम पे पहुंचे जो पहलगाम के हमले से पहले जो हालात थे. उसी सिलसिले में हालांकि मैं और नासिर नहीं गए, लेकिन हमने अपनी टीमें मुल्क के बाहर भी भेजे. आज भी हमारा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन सिंगापुर में है कि साउथ ईस्ट एशिया से टूरिज्म जो है वो दोबारा बहाल हो. यही लोग जो है पेरिस, लंदन और बर्लिन जाएंगे अगले महीने टूरिज्म प्रमोशन के लिए. मुल्क के अंदर की सतह की बात करें तो पिछले दिनों नासिर उदयपुर गए थे टूरिज्म के सिलसिले में. हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मरकज़ ने हमारा साथ नहीं दिया. लेकिन एक सच्चाई है जिस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते. फिलहाल बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर से हम दो अलग अलग आवाज़ों में बात कर रहे हैं. एक तरफ से हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से कश्मीर का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी भी टूरिज्म के लिए बंद है. दौदपथरी टूरिज्म के लिए बंद है, ध्रंग टूरिज्म के लिए बंद है, गुलमर्ग, खिलनमर्ग मतलब गंडोला के नीचे का इलाका खुला है, लेकिन दाएं बाएं जाने की कोशिश करें तो सीआरपी वाले पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं ये बंद है. अब जब टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करता है, जब वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजर से पूछते हैं ना कि यहाँ हम जा सकते हैं और टूरिज्म वाला कहता है कि नहीं यहाँ जा नहीं सकते हो, सिक्योरिटी की वजह से बंद हैं,